हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो भारत के भूगोल में हम चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय जो उच्च भूमि है, साथ ही मतलब पूरे प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने उसको आपको एक थोड़ा उसका प्रारूप सा समझाया था। आज उसी संबंध में हम चर्चा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अन्य उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ठीक है, सब जगह की चोटियां मैं अलग से आपको देखो जब मैप कराऊंगा तो मैप में आपको चोटियां यहाँ पर यदि नहीं भी होंगी तो वहां पर मैप में मैं अलग से आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वहां पर भी हम उसको जानेंगे। तो वहां पर सारी चोटियां, उनकी हाइट कितनी है, जो मुख्य मुख्य चोटियां उनकी हाइट कितनी है, वो सारी चीजें हम चर्चा वहां पर भी करेंगे। तो शायद आज तो आपकी मैप की क्लास नहीं आ पाएगी, क्योंकि आज पेपर भी आप लोगों का कल कराना है। तो पेपर तैयार करने में देखो पिछले 4 दिनों से मैं लगा हुआ हूँ पेपर बनाने में। ठीक है, अभी पूरा बना नहीं है अभी, तो थोड़ा शाम को और उसमें समय लगेगा, क्योंकि अब कहीं से प्रश्न उठा के डाल दो तो पेपर कराने में मजा नहीं आता है ना। पेपर तभी सही होता है जब उसको थोड़ा बनाया जाता है, तो उसमें मेहनत की जाती है। तो आप लोगों को लगेगा भी पूरा 20 पेज से ऊपर पेपर आपके लिए बन रहा है। ठीक है, तो मतलब रिवीजन की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा और थोड़ा टफ भी हो सकता है। ठीक है, चीजें कुछ अलग भी आपको दिख सकती है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाई है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। तो अच्छा पेपर बनाए, आप लोग तैयार रहिएगा कल। कुछ एक बच्चे का कमेंट आया था, सर की आंसर की दूसरे दिन डालना। तो देखो आप पेपर दूसरे दिन देना, आंसर की पीडीएफ में ही मिलती है, तो आप आंसर की तभी खोलना है ना। जरूरी थोड़ा ना कि आप मतलब आप जब पेपर दोगे तब आंसर की खोलना, ऐसा नहीं है कि आंसर की कोई सार्वजनिक सार्वजनिक है पर पीडीएफ रूप में है। ठीक है, कोई आप देख नहीं, जब तक आप पीडीएफ खोलेंगे नहीं तब तक आपको देखेगी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक दो बच्चों के कमेंट मैसेज ये भी आ रहे थे, कमेंट भी है एक का कि सर ये क्लासेस एसआई के लिए हैं, तो बिल्कुल पर्याप्त हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की, मैंने आपको बोला था उत्तराखंड के ग्रुप सी में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस आपके लिए पर्याप्त है ना। क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मेट समझना है, प्रश्न बन कैसे रही, ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं थोड़ा। ठीक है, तो बाकी ऐसा कोई और टॉपिक है नहीं, तो शुरू करते हैं। देखो हम भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के लिए आप लोग कल तैयार रहिएगा। और हो सकता है यदि प्रश्न पत्र न बन पाए शाम तक, तो कल आपकी ये क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, यदि ये डिस्टर्ब होगी तो इसके बदले में मैप की क्लास आपको दे दूंगा, उसमें कुछ ना कुछ बता दूंगा, है ना। दोनों में से कोई एक क्लास तो आपकी आएगी ही आएगी 11 बजे, क्योंकि बोर्ड वाली क्लास बनाने में भी थोड़ा समय ज्यादा लगता है ना। या फिर सुबह जल्दी बनानी पड़ती है, शाम को देरी से, क्योंकि दिन भर तो ऑफिस, सुबह 10 से 5 ऑफिस है, तो सुबह 9 से कम, सुबह 8:30 से कम शाम को 6 बजे तक का समय तो ऑफिस का ही निकल जाता है। तो उस बीच में फिर मैटर तैयार करना है, क्लास रिकॉर्ड करनी, क्लास एडिट करना है। ठीक है, फिर इतनी ज्यादा इसमें इसकी जो क्वालिटी होती है कि इसको अपलोड करने में भी आधे घंटे का समय लग जाता है लगभग। ठीक है, क्योंकि जहां पर है वहां पर वाईफाई की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय इन चीजों में लगता है। ठीक है, तो फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको क्लास कल उपलब्ध करा सकूं। और साथ ही पेपर तो आपका कल होना ही होना है, पक्का है। ठीक है, तो 3 बजे कल आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक मैंने पहले कम्युनिटी में शेयर किया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर लिंक नहीं मिल रहा है, तो लिंक आप लोग कम्युनिटी में जाइए, नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो प्रायद्वीपीय भारत, इसमें था हमने पढ़ा था केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि, इसका पहला क्या था? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं मैप बनाता हूँ, इधर मैं लिखता रहूंगा, क्योंकि एक बार मैप मैप में समझना तो बहुत जरूरी होता है, जियोग्राफी। ठीक है, तो मैप तो आपको बिल्कुल बनाना ही बनाना पड़ेगा, इस जियोग्राफी का आप कोई भी पार्ट पढ़े। ठीक है, इस तरह से समझो ये भारत है। तो जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, आपको गुजरात से लेकर कहाँ तक मिलती है? दिल्ली तक का फैली हुई है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में फैली हुई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का क्या फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसमें मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग, गुजरात की पालनपुर से लेकर
ठीक है, दिल्ली तक क्या है, विस्तार है इसका। वर्तमान में क्या है ये, अवशिष्ट पर्वत। वर्तमान में क्या है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का ये प्राचीनतम मूलदार अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीनतम मूलदार अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, इसका ये उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ पर्वत, यानी कि मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि किन्हीं कारणों से, जैसे मृदा अपरदन से, ठीक है, मृदा अपरदन से हो गया, मतलब जो यहाँ पर पहले ऊंची ऊंची पहाड़ियां रही होंगी, ऊंचे ऊंचे पर्वत रहे होंगे, ऊंची ऊंची चट्टाने रही होंगी, वो ठीक है धीरे 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 नष्ट होते रहे, भूस्खलन से, अपरदन से, वायु के कारण। ठीक है, मतलब जिस भी कारण से भूक्षरण होता है, यानी कि जमीन का कटाव होता है, कहीं ना कहीं उन प्रक्रियाओं से नष्ट धीरे धीरे होते रहे, और इतना नष्ट हो गए हैं कि अभी केवल अवशिष्ट, यानी कि इनका कुछ ही भाग शेष बचा। अवशिष्ट मतलब जो कहीं नहीं जा सकता, उस तरह का एक भाग इनका बच गया। ठीक है, अवशिष्ट जो, ठीक है, तो अवशिष्ट इनका बच गया, तो इनको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, जो राजस्थान को बांगर, अब देखो ये क्या था, यहाँ पर ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली के इधर हमने पढ़ा था कौन सा, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पर कौन सा था, सिंधु का मैदान था ना, सिंधु का मैदान। और दिल्ली के इधर को कौन सा है, दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है, तो दिल्ली से इधर कौन सा एरिया आ जाता है, गंगा का मैदान। ठीक है, तो इधर कौन सा आ जाएगा, पंजाब में, पंजाब हरियाणा में सिंधु का मैदान, इधर गंगा का मैदान। तो अरावली पर्वत श्रेणी इस बांगर को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटते हैं, यानी कि सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान को बांटने वाली श्रेणी कौन सी है, अरावली श्रेणी। ठीक है, सिंधु के मैदान, और अब देखो जहां ऊंची भूमि होगी, चूंकि ये पहाड़ियां हैं तो थोड़ा ऊंचा रहेगा ना, तो जो यहाँ की नदियां थी इधर को नहीं आ सकती थी, और यहाँ की नदियां इधर को नहीं गई, यहाँ की नदियां मुड़ के इधर प्लेन की ओर आ गई। ठीक है, तो बीच में क्योंकि ये हाइट वाला एरिया आ गया, ठीक है, तो इसलिए इन दो मैदानों के मध्य मुख्य विभाजक का कार्य भी करती है, मानी जाती है। ठीक है, राजस्थान के अपोहा क्षेत्र को, यानी कि राजस्थान की जो नदियां हैं उनको गंगा नदी से पृथक करती है। अरावली पर्वत श्रेणी से दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लूनी नदी इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, लूनी नदी, अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी एक निकलती है, यहाँ से निकलती है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी निकली यहाँ से और गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो लूनी नदी किससे निकलती है, अरावली श्रेणी से। ठीक है, लूनी नदी, लूनी नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, बाकी जवाई अन्य जो नदी हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। ठीक है, साथ ही देखो जो अरावली श्रेणी है, इसके इधर की जलवायु और इधर की जलवायु में फर्क है। ठीक है, अरावली श्रेणी से इधर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। ठीक है, जो कि क्या है, पूरी तरह शुष्क है, अर्ध। ठीक है, ये क्या है, थार का मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश को। ठीक है, ये क्या है, मतलब यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, थार के मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, ये थार का मरुस्थल अरावली पर्वत श्रेणी, इसके इधर क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, हालांकि इधर नहीं है। तो ये जब हम जलवायु पढ़ेंगे वहां पर उसको बेहतर समझेंगे, यहाँ पर आपने केवल समझना है। ठीक है, बाकी देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट भी लिख लो, हाइट करेक्ट लिख लो, 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर क्या है इसकी हाइट है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और इसी अरावली श्रेणी में ही, ठीक है, आबू पहाड़ी पर, इसी माउंट आबू, जो आबू पहाड़ी, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। ठीक है, माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये अरावली श्रेणी हो गई, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है, जो कि प्राचीनतम मूलदार
अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर लूनी नदी निकलती है जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है, राजस्थान की मुख्य नदी है लूनी नदी। ठीक है, जो राजस्थान में थार मरुस्थल होते हुए आगे बढ़ती है और आगे गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं, यानी कि जो जमीन में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, साथ ही देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी हाइट है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो चोटियां हैं, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इनको देखो ये दिल्ली तक विस्तारित है। मैंने आपको कहा था दिल्ली में इनको दिल्ली की पहाड़ियां, इनको दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली की पहाड़ियां या फिर रायसेना हिल्स। ठीक है, दिल्ली किस में स्थित है? रायसेना की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली रायसेना पहाड़ियों पर स्थित है, तो इनको दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली में इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 920 मीटर तक की औसत ऊंचाई है। ठीक है, और कुल लगभग ये 800 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक का, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक का कुल लंबाई कितनी? लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है, इसी तरह से इनकी डायरेक्शन है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है लूनी और माही, इसकी प्रमुख नदियां निकलती हैं। ठीक है, माही नदी भी यहाँ से निकलती है, माही नदी यहाँ निकलती है। ठीक है, जब नदी तंत्र देखेंगे तो वहां पर आपको इसको मैं समझा दूंगा। अगला है देखो इसमें मेवाड़ का पठार। ठीक है, दूसरा जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसमें मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, प्लस मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है मेवाड़ का पठार, जो कि अरावली के पठार को, जो अरावली की पहाड़ी, इसको मालवा के पठार से पृथक करता है। ठीक है, ये राजस्थान का हल्का एरिया देखो, ये लगभग ये वाला जो एरिया है दो। ठीक है, मेवाड़ का पठार और राजस्थान का, मेवाड़ का पठार जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब हल्का इसका भाग कुछ राजस्थान में आता है और कुछ मध्य प्रदेश में आता है। जो यहाँ पर मालवा का पठार है, इसको अरावली की पहाड़ियों से पृथक करता है। ठीक है, तो मेवाड़ का पठार ध्यान रखिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अरावली से निकलने वाली बनास नदी, ठीक है, अरावली से नदी निकलने वाली बनास नदी प्रमुख नदी है इसकी। ठीक है, प्रमुख नदी है यहाँ पर। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक। ठीक है, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, जो कि अरावली से निकलती है। ध्यान रखिएगा, अरावली से निकलने वाली। अब अरावली से एक नदी निकली इधर को लूनी, दूसरी इस साइड को निकली, ये कौन सी होगी? बनास नदी। ठीक है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तीसरा इसमें जो आती है भूमि, वो आती है मालवा का पठार। मालवा का पठार अक्सर ज्यादा छोटे तो नहीं हो रहे, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कहीं कहीं पे मुझे कभी कभी देखो लिखने में पता नहीं चल पाता है ना, तो वैसे तो क्लियर दिखता होगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, मालवा का पठार कहाँ पर है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इसको देखो, मालवा के राजस्थान में भी स्थित है, हल्का इसका कुछ कुछ एरिया राजस्थान में भी स्थित है इसका, मुख्यतः मध्य प्रदेश, बाकी कुछ एरिया इसका राजस्थान में भी स्थित है। ठीक है, और हल्का सा इसमें ऊपर उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मालवा का पठार, यानी कि लगभग लगभग ये जो एरिया है, ठीक है, ये तीन मान लो। यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से, ठीक है, एकदम, क्योंकि अब मैप यहाँ पर है नहीं तो राइट डायरेक्शन समझा पाना संभव नहीं है, लेकिन लगभग इस तरह से मान लो ये क्या है, इसमें मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, ये कौन सा स्थित है? इसमें मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है।
बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि राजस्थान में इसको हड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? हड़ौती का पठार। राजस्थान में इसको हड़ौती का पठार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका विकास क्या हुआ? काली मिट्टी से। इसका विकास हुआ है काली मिट्टी से। ठीक है, विकास किससे हुआ है? काली मिट्टी से। मतलब यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, काली मिट्टी से विकास हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कपास की खेती के लिए उत्तम है। ठीक है, कपास की खेती हेतु उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त मतलब क्या होता है? अच्छी भूमि है, मतलब कपास की खेती के लिए। ठीक है, चंबल, नर्मदा व तापी, तीन प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पर? चंबल, नर्मदा व तापी। ठीक है, तीन प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती हैं। तापी यानी कि ताप्ती नदी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और चंबल नदी यहाँ पर बड़े बड़े खड्ड का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इस तरह से हल्का हल्का हम इनके बारे में जान रहे हैं, पूरा चीजें तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन और केंद्रीय उच्च भूमि आखिर क्या क्या है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी देखो, सवाल यहाँ से नदी तंत्र से सवाल बनेगा। यहाँ पर ऐसे सवाल कभी नहीं आता कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्रॉपर प्लेस आपको कभी कभी पूछ लेता है कि मालवा का पठार किन राज्यों में विस्तारित है, इसलिए ये चीज मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मालवा के पठार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? हड़ौती का पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको इनको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, उसको देखते हैं, बुंदेलखंड का पठार। अगला देखो, इसी में चौथा नंबर है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश, यहां से लेकर ये मध्य प्रदेश का एरिया, ये कौन सा है? बुंदेलखंड का एरिया। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपी और एमपी में इसका विस्तार मिलता है, जो कि बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, ये देखो, जो विंध्याचल श्रेणी है नीचे, उससे ऊपर का एरिया और उत्तरी मैदान के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, नीचे यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी आती है और यहाँ उत्तरी मैदान है। इन दोनों के मध्य का एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो विस्तारित है, उसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का पठार आप लोग समझ गए हैं। बाकी देखो, यहाँ पर सूखा प्रभावित एक क्षेत्र है। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर इसी के समीप स्थित एक बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसी के बगल में यहाँ पर इसके पूर्व की ओर कौन सा स्थित? बघेलखंड। ठीक है, पूर्व की ओर कौन सा स्थित? ठीक है, इसमें पूर्व की ओर बघेलखंड का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और एमपी में है, और पूर्व की ओर इसमें बघेलखंड का पठार स्थित है, विंध्याचल श्रेणी से ऊपर की ओर, और उत्तर के मैदान से दक्षिण की ओर बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तारित है। ठीक है, इसी में चंबल नदी का बीहड़, जो कि उत्खाद भूमि। ठीक है, चंबल नदी का उत्खाद भूमि इसी में आती है। ठीक है, चंबल नदी की उत्खाद भूमि, मतलब चंबल नदी जब बहती है तो अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर ले जाती है, रास्ते में छोड़ती रही। ठीक है, रास्ते में छोड़ती रहती है, जिससे वहां पर महाखड्ड बन गए, मतलब कहीं पर गहरा हो गया, कहीं पर ऊंचा हो गया, मतलब समतल भूमि नहीं रही। ठीक है, चंबल नदी से निर्मित जो पूर्व में निर्मित भूमि है, पहले से निर्मित भूमि है, हालांकि अभी जो मुख्य नदी बहती है वो अलग है, लेकिन पहले से जो नदी द्वारा निर्मित भूमि है वो क्या है? उबड़ खाबड़ है। ठीक है, उबड़ खाबड़ मतलब ऊंची नीची है, कहीं पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, कहीं पर नहीं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। ठीक है, जो कि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बोलते हैं ना चंबल के डाकू, तो वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी की जो उत्खात भूमि है, इसी पठारी एरिया में आती है। ठीक है, तो अगला आता है हमारा विंध्यन श्रेणी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? विंध्यांचल श्रेणी। ठीक है, अगला क्या बोलते हैं? विंध्यांचल श्रेणी। पांचवा क्या आती है? विंध्यांचल,
विंध्यांचल श्रेणी, ठीक है। विंध्यांचल श्रेणी, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? ये सोन नर्मदा नदी प्लस सोन नदी के उत्तर में, ठीक है। नर्मदा नदी और सोन नदी, देखो नर्मदा नदी कहां पर निकलती है? यहाँ अमरकंटक से ही दोनों नदियां निकलती हैं, ठीक है। मैकॉल श्रेणी से नर्मदा नदी भी निकली और सोन नदी भी निकली। तो इनके इनके जो उत्तर का एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है? विंध्यन श्रेणी का एरिया, ठीक है। बाकी इसको देखो, जब मैं मैप पढ़ाऊंगा, मैप में आपको बेहतर समझाऊंगा, और ठीक है, जो मैप वाला मैं बताऊंगा आपको क्लास, वहां पर इनके बीच में नदियां कैसे निकल रही है, क्या निकल रहा है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, यहाँ से दो नदियां निकली, सोन नदी जो कि गंगा नदी का तंत्र है, नर्मदा नदी जो कि सीधा पश्चिम की ओर बहती हुई आती है। तो इसके ऊपर की जो श्रेणी है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी है ना। अभी समझाता हूँ वो सारी चीजें, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका विस्तार कहां कहां पर है? विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बिहार, ठीक है, बिहार तक। बिहार में इसको क्या बोलते हैं? कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स या कैमूर पहाड़ी इसको बोलते हैं। और गुजरात में क्या बोलते हैं इसको? जोबट हिल, जोबट हिल। देखो गुजरात में क्या बोला? जोबट हिल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, बिहार में इसको कैमूर हिल्स बोलते हैं। और इन तीन राज्यों में इसको क्या बोलते हैं? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी है, दक्षिण में क्या है इसके? नर्मदा घाटी, दक्षिण में क्या है? नर्मदा घाटी स्थित है, इसकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके उत्तर में तो दक्षिण में नर्मदा घाटी ही होनी है। तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है नर्मदा घाटी कहां पर है, ठीक है। नर्मदा घाटी है जो विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा से पृथक करती है, ठीक है। सतपुड़ा से अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। इन्हें अलग करी मतलब इनके बीच में है ना, तभी तो अलग कर रही है, ठीक है। तो इनके जो विंध्यन श्रेणी है, इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी देखो, इसमें जो आपने ध्यान रखना है, ये क्या है? पुरानी व मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ये पुरानी पर्वत श्रेणी, साथ ही मोड़दार पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। और इसके अलावा इसमें आपको जो ध्यान रखना है, इसकी औसत ऊंचाई झारखंड तक भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। झारखंड तक भी इसका विस्तार पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, झारखंड तक भी इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब बिहार इससे आगे, इसी के बीच में यहीं पर झारखंड भी आ जाएगा, ठीक है। झारखंड तक भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो मतलब पूरी एक जो श्रेणी बनी हुई है इस तरह से, ये श्रेणी यहाँ से निकली, यहाँ से, ठीक है, झारखंड तक का लगभग इसका विस्तार पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें इसके अलावा अन्य जो फैक्ट हैं, ये एक उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक भी है, ठीक है। उत्तरी भारत प्लस प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक भी है। क्यों है? क्योंकि ये ऊंची क्षेत्र, ऊंची, यहाँ पर मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। ऊंची ऊंची मतलब जो पहाड़ी हैं, पहाड़ियां होने से क्या होगा? जो इसमें नदियां निकलेंगी, या तो ऊपर की ओर जाएंगी या फिर नीचे की ओर जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ नीचे की नदी ऊपर को तो अब जाएगी नहीं। तो यहाँ से नीचे की ओर पानी का जो अपवाह तंत्र है, यानी कि नदियों का तंत्र है, वो अलग है। बहाव नीचे की ओर है, पूर्व की ओर है। और यहाँ का जो नदियों का बहाव हो इधर उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। यहाँ दक्षिण पूर्व की ओर है, यहाँ उत्तर पूर्व। मतलब ऊपर की नदियां ऊपर को बह रही है, नीचे की नीचे को बह रही है। तो मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर विंध्यांचल पर्वत श्रेणी कर रही है, ठीक है। अब आता देखो, छठा है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, अभी हम केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ रहे हैं, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी हम पहुंच चुके हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी में हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है।
भारत के मध्य में स्थित, मतलब उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य में स्थित है, जो कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा, महाराष्ट्र में इसका विस्तार मिलेगा, ठीक है, एमएच, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए छोटा नागपुर का पठार तक का, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए यानी कि झारखंड लिख देते हैं, ठीक है, झारखंड तक इसका विस्तार मिलेगा। देखो सतपुड़ा श्रेणी जो कि भारत के मध्य में स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसका विस्तार मिलता है। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां तक इसका विस्तार मिलता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसी सतपुड़ा में देखो, इसी सतपुड़ा में अलग अलग भागों पर राजपीपला पहाड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। अभी उनकी डायरेक्शन देखेंगे, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, प्लस मैकॉल श्रेणी, ठीक है। और मैकॉल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी मैकॉल पर्वत की कौन सी है? मैकॉल श्रेणी कौन सी है? अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। मैकॉल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। बाकी देखो इसका निर्माण क्या हुआ है ये हमने ध्यान नहीं रखना है। इसके साथ ही एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा और तापी, नर्मदा प्लस तापी नदियों के मध्य स्थित है, नदियों के मध्य स्थित है। यानी कि इसके दक्षिण में, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी बहती है, प्लस उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। माना ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो इसके इस ओर जो नदी बह रही है ये कौन सी है? नर्मदा। इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? तापी, ठीक है। एक तरफ तापी नदी, एक तरफ नर्मदा नदी, इनके मध्य में जो श्रेणी है यह है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। साथ ही इसी में जो पूर्व की ओर मैकॉल श्रेणी आती है, ठीक है, मैकॉल श्रेणी आती है, तो मैकॉल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैकॉल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। इसी में देखो छोटा नागपुर का पठार में पारसनाथ श्रेणी है, ठीक है। पारसनाथ श्रेणी कहां पर है? इसी में स्थित है, पूर्व की ओर पारसनाथ श्रेणी स्थित है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी में देखो अन्य कोई फैक्ट यहाँ पर रहा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पारसनाथ श्रेणी है और मैकॉल श्रेणी है, साथ ही इसमें अन्य जो मैंने आपको लिखा था, देखो महादेव पहाड़ी स्थित है इसमें, जो कि महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। तो ये क्या थी? विंध्याचल श्रेणी। अब इसी के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, जो कि हल्का गुजरात, क्योंकि हल्का डायरेक्शन यहाँ पर गलत हो रहा है। अब गुजरात इस तरह से होता है ना, इस तरह से गुजरात है, तो यहां से मान लो इसको, ठीक है, यहां से लेकर ये कहां तक जाती है? पूरी पारसनाथ हिल्स तक जाती है, ठीक है। अब ये इसके दक्षिण में कौन सी होगी? तापी नदी। दक्षिण में कौन सी है? तापी नदी। इसके उत्तर में कौन सी है? नर्मदा नदी। दक्षिण में कौन सी है? तापी नदी। बीच में कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसी में मैकॉल श्रेणी आती है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है। इसमें पारसनाथ श्रेणी भी आती है और साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर महादेव पहाड़ियां भी आती हैं, ठीक है, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, इस तरह से इसका विस्तार है। तो मुख्यतः आपने देखो सतपुड़ा श्रेणी ध्यान रखनी है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो सतपुड़ा श्रेणी से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं कहीं पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और भारत के मध्य भाग में स्थित है, भारत के जो मुख्य मेन मध्य भाग है, मध्य भाग में स्थित, यानी कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने वाली नदी कौन सी है? श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है।
उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने वाली नदी जो श्रेणी है, श्रेणी कौन सी है? ये है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो देखो विंध्याचल श्रेणी हमने देखा, विंध्याचल श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल्स और बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है, बाकी अन्य बीच में भी इसको, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में नर्मदा और सोन नदी बहती है, सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी और पटना के समीप पर आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी इसके दक्षिण में स्थित है जो कि अमरकंटक से निकलती है दोनों नदियां, ठीक है, दोनों नदियां सतपुड़ा श्रेणी से निकल रही, ठीक है, मैकॉल श्रेणी जो है सतपुड़ा की वहां से निकलती है। दक्षिण में देखो नर्मदा घाटी है जो विंध्याचल श्रेणी को सतपुड़ा से अलग करती है, और उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख जल विभाजक कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी। लेकिन सतपुड़ा श्रेणी क्या है? भारत के मध्य में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, हाइट भी इसकी लिख लो 1350 मीटर, 1350 मीटर, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। गुजरात देखो, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड आते हैं, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकॉल श्रेणी, इसमें जो छोटी छोटी अन्य पहाड़ियां हैं इसी का हिस्सा है, ठीक है। मैकॉल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ठीक है। और बाकी देखो दक्षिण में तापी नदी और उत्तर में इसकी नर्मदा नदी बहती है। अब क्वेश्चन बनेगा कि तापी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी स्थित है? तो आप लोग कर जाएंगे ना उसको, अब इसको रटने से तो आप समझ चुके हैं, अब रटना तो उसको आपको पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न जब बनते हैं थोड़ा सा सोचने वाले, तो आपने वो गलत नहीं करने, ठीक है। और प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यदि बनेगा तो सीधा पूछेगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैकॉल पर्वत श्रेणी किस मुख्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का। लेकिन थोड़ा बहुत सोचने वाला प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, जैसे मैंने आपको प्रश्न अभी समझाई कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन सी नदी करती है, ठीक है, या फिर कौन सी नदी भारत को दो भागों में बांटती है, ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को पृथक करती है, सॉरी कौन सी श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी ध्यान रखिएगा, ये आपने इसी तरह से पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मैप भी यहाँ पर क्लियर करता हूँ क्योंकि हम अब इसमें पठार देखने वाले हैं, पूर्वी पठार, ठीक है। मैप भी मैं क्लियर कर देता हूँ, तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, ठीक है। अगला देखो पूर्वी पठार, अगला जो भाग था पूर्वी पठार, ठीक है। अब मैं यहाँ पर केवल गुजरात से नीचे का एरिया आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के हमने 3 हिस्से देखे थे। सबसे पहला था इसमें दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। पहला हिस्सा क्या है इसमें? दंडकारण्य का पठार, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? मुख्यतः छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर है? सॉरी यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है। ये हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार कहां पर मिलेगा आपको? उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मतलब मुख्यतः जो है, मुख्यतः कहां पर है? उड़ीसा में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका इस तरह से फैला हुआ है बीच में, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। ये क्या है? दंडकारण्य का पठार। मुख्यतः कहां पर मिलेगा? उड़ीसा में, ठीक है, मुख्यतः उड़ीसा। और अन्य राज्य में देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मुख्यतः कहां पर है? उड़ीसा। अब आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एपी से 2 हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, तो फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो देखो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और मुख्यतः कहाँ है? उड़ीसा में। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। ये क्या है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर सूखा बहुत ज्यादा, ठीक है, अनुपजाऊ है ये, सूखा प्रभावित तथा अनुपजाऊ क्षेत्र है, अनुपजाऊ, ठीक है। सूखा प्रभावित और अनुपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब खेती बहुत कम होती है, खेती बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही इसमें देखो खनिज संसाधनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार आपका क्लियर हो गया, बाकी कुछ नहीं इसमें। दूसरा तो देखो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये कहां पर आता है?
झारखंड में, मुख्यतः इसका जो विस्तार है झारखंड में, लेकिन देखो झारखंड मुख्यतः झारखंड में आता है, प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, नीचे ओडिशा, इन राज्यों में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार जो कि कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कोयला यहीं पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पठार में आपको अन्य जो भाग इसके मिलते हैं, एक इसमें मिलता है आपको राजमहल की पहाड़ियां, यहीं पर मिलेंगी, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। इसका दूसरा भाग आपको मिलता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है, जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है, हजारीबाग का पठार। इसमें तीसरा आपको मिलेगा रांची का पठार, रांची का पठार। अगला आपको मिलेगा, देखो इसमें गया का पठार, जो कि ये बिहार में आता है, ठीक है, बिहार में आता है गया का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल, पारसनाथ पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी। बाकी हजारीबाग का पठार भी किस में आता है? छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। रांची का पठार और गया का पठार, इसके तीन हिस्से हैं, देखो, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और गया का पठार, ठीक है। ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। विस्तार कहाँ है इसका? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इसी क्षेत्र में। देखो, ये कोयला उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोयला उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से झारखंड का जो एरिया है ना, झारखंड से सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पादन होता है, ठीक है, यहीं से होता है। कोयला भंडार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नदी बहती है, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो रांची का पठार है उसको हजारीबाग के पठार से अलग करती है, ठीक है। रांची के पठार को, मतलब झारखंड में बहती है, रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से पृथक करती है। पृथक करती है, ठीक है। दामोदर नदी है वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। तो छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से पठार आते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ, कोयला उत्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन से पठार आते हैं इसमें? देखो, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और गया का पठार। गया का पठार जो कि बिहार में है, बाकी हजारीबाग का पठार और रांची का पठार कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, ठीक है, सिंहभूम जिला, तो सिंहभूम जिला इसी पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विस्तारित है। और यहाँ पर दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी कोयला उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। बाकी जब कोयला उत्पादन क्षेत्र देखेंगे झारखंड के और छत्तीसगढ़ में, जो भी यहाँ पर कोयला उत्पादन क्षेत्र है, उनको हम जब खनिज संसाधन देखेंगे, ठीक है, मैप के जरिए वहां पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जितना पढ़ना है यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, यहाँ से एक सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से एक सुवर्ण रेखा नदी भी निकलती है, सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। सुवर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा भी कहीं पर लिखा रहता है, स्वर्ण रेखा या फिर स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात इसी में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रांची के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, रांची के पठार से निकलती है। बाकी इसमें कोई अन्य फैक्ट नहीं है, सब जो आपको ध्यान रखना है। दंडकारण्य का पठार आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसी के उत्तर में क्या हो जाएगा? यहाँ छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इस तरह से विस्तारित। और इसी के बगल में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का पठार। तीसरा कौन सा है इसमें? छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, ठीक है। जब अभी मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा ना एक बार पूरा भारत का, जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो मैप की जो क्लास आएगी अगली, उसमें पूरे उत्तर की पर्वत श्रेणियां, प्रमुख पर्वत और नीचे, मतलब ये सारे उसमें चीजें मैं आपको उसमें दिखाऊंगा मैप के जरिए कि राजमहल पहाड़ियां कहाँ पर हैं, या फिर मतलब जो भी विंध्याचल श्रेणी कहाँ कहाँ विस्तारित है, मालवा का पठार कहाँ है, मेवाड़ का पठार कहाँ है, गुजरात में गिरनार पहाड़ियां, ठीक है, वो सब चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे छोटा छोटा, ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाए। एक बार यदि आपको
एक मैप में, पूरे एक मैप में, एक क्लास में, ठीक है, एक मैप के जरिए आपको सारी पहाड़ियों की डायरेक्शन पता चल जाएगी। उसके माध्यम से आपको जलवायु पढ़ने में, मानसून पढ़ने में काफी आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर निर्धारित है यहाँ की जलवायु, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की मानसूनी जलवायु वैसे भी तो छत्तीसगढ़ का पठार, आपका ये कहाँ पर आएगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा मुख्यतः, ठीक है। मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ पर मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, बाकी साथ ही इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल हो जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शामिल हो जाता है। तो देखो ये किस किस के मध्य स्थित है, इनके जो बीच का एरिया आता है इस तरह से, ठीक है, इनके जो बीच का एरिया आता है इस तरह से, जो छोटा नागपुर का पठार है उसको दंडकारण्य के पठार से पृथक करता है। छोटा नागपुर का पठार प्लस दंडकारण्य के पठार के मध्य, पठार के मध्य, ठीक है। कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा हो रहा होगा इसमें, क्योंकि मतलब थोड़ा बोझिल सा हो रहा होगा। कल मैंने आपको हालांकि एक बार इसको पहले ही समझा दिया था, आप लोगों ने तैयार किया होगा उसको, तो आज भी आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है। धीरे धीरे आपको, जब अगली क्लास जैसे ये कंप्लीट हो जाए, एक बार हम प्रायद्वीपीय भारत देख लें पूरा, जैसे तटीय मैदान हम कंप्लीट कर लें, तो उसके पश्चात द्वीप समूह हम कंप्लीट करें, तो उसकी कंप्लीट क्लास में आपको दूंगा फिर पूरी मैप में, ठीक है। तो मैप के जरिए आप इसको समझेंगे तो आपको पूरी तरह फिर याद हो जाएगा, फिर आप कभी इसको नहीं भूलने वाले हैं। लेकिन इसको तब तक का रिवीजन करिए ताकि आपको मैप अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी देखो ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ का पठार है टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। साथ ही जो दंडकारण्य का पठार है, मतलब दंडकारण्य वाला, यहाँ पर भी टिन उत्पादन होता है, यहाँ पर भी टिन उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला एरिया है, कुछ हिस्सा यहाँ पर आता है, कुछ हिस्सा यहाँ पर आता है, और भारत में टिन सर्वाधिक टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका टिन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बढ़ते हैं अब उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, जो मेघालय का पठार है उसको देखते हैं। देखो उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार दो भागों में, पहला इसमें मेघालय का पठार, मेघालय का पठार जो कि महत्वपूर्ण, ठीक है। मेघालय का पठार भी दक्षिण भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। देखो यहां से फिर से हम गुजरात लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ले लिया बांग्लादेश, यहाँ आ गया भूटान। तो इसके बीच में जो ये वाला एरिया, ये मेघालय का एरिया है, ठीक है, ये मेघालय के पठार का एरिया है। इसको पूरा ले लेते हैं यहाँ पर हल्का सा, ठीक है। इस तरह से देखो पूर्वी भारत हो गया। पूर्वी भारत में जो ये एरिया है, ये कौन सा है, मेघालय का एरिया, ठीक है। मेघालय का पठार जो कि इसी भाग का हिस्सा है, ठीक है। ये जो पूर्वी पठार हमने पढ़ा था, इसी पठार का ये हिस्सा है, ठीक है। इसी पठारी का ये जो मतलब दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है, इसी का ये हिस्सा है। क्योंकि अलग कैसे हो गया, यहाँ से देखो गंगा नदी गई, यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इन दो नदियों के बहाव के कारण, मतलब इन दो नदियों की से कई वर्षों में ये प्रक्रिया होती है, ये कट कट के यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, इन दोनों के मध्य एक गैप बन गया, ठीक है। यहाँ देखो राजमहल पहाड़ियों तक का और यहाँ गारो पहाड़ियों तक का ये मेघालय का पठार विस्तारित है। गारो पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। गारो पहाड़ी और यहाँ राजमहल पहाड़ियों के मध्य कौन सा स्थित है, ये एक गैप स्थित है, जिसको हम बोलते हैं दूसरा जो यहाँ पर है मालदा गैप। इसे क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप, ठीक है। या फिर इसको राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है, राजमहल, राजमहल गारो गैप, ठीक है। गैप कैसे गैप हुआ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण, ठीक है। ये दो नदियां यहाँ से आके बही, तो इसके कटाव से इन दोनों के मध्य क्या हो गया, गैप बन गया, ठीक है। मतलब दो अलग हो गई, दो अलग हो गई। कौन सा, जो मेघालय का पठार है पूर्वी पठार से अलग हो गया, ठीक है। मेघालय का पठार पूर्वी पठार से अलग कैसे हुआ, इन दो नदियों के कारण। तो यहाँ पर जो गैप बना उसे हम क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप, ठीक है। मालदा गैप इसको कहाँ पर बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ठीक है। तो मेघालय का पठार देखो मेघालय में विस्तृत, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है,
सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है वो मानसून का विषय है, तो मानसून वाले में देखेंगे उसको, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है में जो राजमहल गारो गैप है या मालदा गैप है उससे पृथक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख चट्टान है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियां यहाँ पर हैं। बाकी औसत से अधिक वर्षा होने के कारण, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। बाकी देखो धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है, गैप बन गया, गैप बना नदियों के बहने से, ठीक है। और बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है नहीं, तो इतना आपने ध्यान रखना। मेघालय का पठार जो कि दक्कन के पठार का यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है और मुख्यतः जो पूर्वी पठार था पूर्वी पठार का ही हिस्सा है। पूर्वी पठार से अलग हुआ एक तो धसाव की प्रक्रिया के कारण, ठीक है। ये जो धसाव की प्रक्रिया हुई इस प्रक्रिया के कारण, दूसरा फिर यहाँ पर जो गैप बना वो नदियों द्वारा काट काट के उसको और ज्यादा बना दिया गया, ठीक है। मुख्यतः ये गैप बना है, इसे बोलते हैं राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अगला हम चर्चा करते हैं अब दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप देखते हैं, इसको मैं मिटा लूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार में सबसे पहले क्या था, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित है जो कि लावे से बना है। मैंने आपको कल बताया था ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो लावा निकला था वो सर्वाधिक कहां पर गिरा, मतलब परत दर परत गिरता गया, निकला गिरा फिर, ठीक है, फिर वो पिघला, फिर निकला गिरा, फिर वो पिघला, ठीक है, निकला। तो इस तरह से अलग अलग उसकी परत बनती गई। उन परतों को ही क्या बोलते हैं, ट्रैप। उन परतों को ही क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से लावा गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, तो अलग अलग परत बनती रही ना, पहले ही ठंडा हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर अलग अलग परत ऐसे बनती गई, ठीक है। तो लावा द्वारा निर्मित, बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित कौन सा है, दक्कन ट्रैप है। जो कि ट्रैप क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया परत दर परत वो गिरता गया, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है और अब लावा निर्मित है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक और कपास उत्पादन होता है यहाँ पर अच्छा, ठीक है। कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इतना मजबूत है। हालांकि यहाँ पर खनिज संसाधन भी होंगे लेकिन इतना मजबूत है क्योंकि परत दर परत जमा हुआ है ना, तो बहुत सारी परतें हैं, इसको खोदना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर संसाधन तो होंगे, खनिज संसाधन, क्योंकि जो ज्वालामुखी निकला है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसके नीचे जो यहाँ पर पहले से चीजें रही होंगी वो दबे होंगे, ठीक है। लेकिन उन्हें निकाल पाना क्या है, मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा ये टाइट है। यहाँ पर एक कोंकण रेलवे आता है, महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे जो आता है वो रेलवे मतलब पुलों में उसको बनाया गया है, ठीक है। सुरंगों में नहीं बनाया गया क्योंकि वहां पर सुरंग खोद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसको पुलों के जरिए बनाया गया, सुरंग के जरिए नहीं बनाया गया, इसलिए क्योंकि वहां पर सुरंग खोद पाना मुश्किल है और जितना पुलों में खर्चा है उससे ज्यादा खोदने में, सुरंग खोदने में वहां पर खर्चा आ सकता था, ठीक है। तो इसलिए उस दृष्टि से कोंकण रेलवे को पुलों के माध्यम से ज्यादा विकसित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में स्थित है, बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित है और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती है, देखो एक आती है यहाँ पर अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र हिल्स, ठीक है। ये सब कहां पर आती हैं, दक्कन ट्रैप में ही स्थित हैं। इसका दूसरा भाग आता है कर्नाटक का पठार, ठीक है। दूसरा भाग आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार एक बार हम पूरा इसको देख लेते हैं, फिर मैप में आपको हल्का दिखा दूंगा, ठीक है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार देखो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। पश्चिमी घाट जो यहाँ पर आता है, पश्चिमी तटीय मैदान, उससे लगा हुआ है, ठीक है, कर्नाटक का पठार। और मुख्यतः इसका विस्तार कहां पर मिलेगा आपको, कर्नाटक राज्य में। मुख्यतः कहां पर मिलेगा, कर्नाटक में इसका विस्तार मिलेगा। दो भागों में विस्तारित है, एक है बंगलुरु को पठार, दूसरा बंगलुरु का पठार,
और दूसरा क्या है इसका, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, ठीक है। इसी कर्नाटक के पठार ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी सबसे प्रमुख चोटी कौन सी, बाबा बुदान की पहाड़ियां, ठीक है। बाबा बुदान की जो पर्वतीय क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदान की पहाड़ियां यहीं पर पड़ती हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियां, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर आप लोग केवल लिखो इसको, जब मैं मैप आपको समझाऊंगा इसका कंप्लीट मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा बाबा बुदान की पहाड़ियां कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई, ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां नीचे, क्योंकि यहाँ पर हम उसको नहीं पढ़ रहे ना, यहाँ पर हम केवल पठार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर की पहाड़ियां छूट रही हैं। पश्चिमी घाट अभी हम देखेंगे, पूर्वी घाट देखेंगे, तो उनको भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, कुछ मैप के माध्यम से और कुछ इस तरह से, तो दोनों चीजें हम साथ साथ चलते रहेंगे। बाकी देखो नदी नदी कौन सी है ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा यहीं पर मैटर। अगला देखो इसी में आंध्र का पठार, अगला कौन सा इसमें, आंध्र का पठार, ठीक है। तीसरा जो भाग है इसका दक्कन के पठार का, आंध्र का पठार। आंध्र का पठार भी आपको दो भागों में मिलेगा, एक तो रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार, ठीक है, और उसका दूसरा भाग मिलता है कौन सा, तेलंगाना का पठार, जो कि तेलंगाना मिलेगा, ठीक है, तेलंगाना का पठार जो कि तेलंगाना राज्य में मिलेगा। और आंध्र का पठार इसके अंतर्गत मुख्यतः रायलसीमा का पठार जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है। बाकी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य यहाँ पर ये बेसिन स्थित है, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको नदी तंत्र अलग से पढ़ना है, ये चीजें अलग से पढ़ने तो, ठीक है। अगला देखो कुछ जो पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ जो पर्वत श्रेणी है, जैसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, कार्डेमम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पालनी पर्वत है, सेवराय पर्वत है, ये सब चीजें आपको अवस्थिति और इनकी प्रमुख चोटियां मैं आपको मैप में समझाऊंगा, ठीक है। मैप में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तीनों के मिलन बिंदु पर है, यहाँ पर है, इस तरह से समझाने में ज्यादा बेहतर हो पाता है उसमें, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं उसको हम मैप के जरिए समझेंगे। जो हमने पढ़ना था मुख्यतः ये हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है, दक्कन का पठार इत्यादि हम सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं। तो बाकी देखो कुछ चीजें अब आपने ध्यान रखनी है, एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दो चीजें आपने पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो पश्चिमी घाट, इसको मैप में एक बार समझ लेते हैं। ये जो एरिया था ये एरिया है दक्कन ट्रैप का, इससे नीचे का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये कर्नाटक का पठार, और यहाँ पर ये विस्तारित है कौन सा वाला, आंध्र का पठार, ठीक है। इस तरह से आंध्र का पठार विस्तारित है, नीचे नहीं आएगा पूरा, आंध्र का पठार ये विस्तारित है, ठीक है, ये कर्नाटक का पठार है। अब यहाँ पर आपको नीलगिरी मिलेगा, ठीक है, कार्डेमम पहाड़ियां मिलेंगी, यहाँ पर सेवराय पहाड़ियां मिलेंगी, तो वो मैप का विषय है, मैप में उसको समझेंगे हम ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो एक। आगे देखते हैं हम पूर्वी और पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मैं जो लाइन कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। हालांकि नीचे नहीं मिलता, यहीं तक आते हैं, यहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है, मिलन बिंदु यहीं पर इनका हो जाता है। देखो हल्का हम इस बात समझ लेते हैं, बाकी इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि इस क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा। पश्चिमी घाट देखो गुजरात से लेकर इस तरह से, ठीक है, और यहाँ उड़ीसा से लेकर बीच में कट जाता ना, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी आती हैं बीच में, ये मतलब पूरा एक नहीं है, यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी आती है, यहाँ पर भी देखो नर्मदा और तापी नदियां भी यहाँ आती हैं, ठीक है, यहाँ कृष्णा नदी गोदावरी नदियां भी यहाँ आती हैं, तो इस तरह से इसका विस्तार है, ठीक है। इसमें आपको मुख्यतः देखो अलग अलग चीजें, यहाँ पर कोंकण तट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर सॉरी ये काठियावाड़ तट मिलता है, ठीक है, ये काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, ठीक है। फिर मालाबार तट आपको मिलेगा, यहाँ पर कोरोमंडल तट मिलता है, यहाँ पर उत्तरी सरकार तट मिलता है, ये आंध्र तट है, ठीक है, यहाँ वेंगी तट मिलता है पश्चिम बंगाल में। तो कुछ मैप का विषय है, कुछ यहाँ पर हम ऐसे इसको देखेंगे, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कालसुबाई है, ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे, कैसे ये बटा हुआ है, यहाँ पर अन्य पहाड़ियां कौन कौन सी है, कहाँ पर ये मिलता है, कौन कौन से दर्रे यहाँ पर स्थित है। तो अगली क्लास में हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा अगली क्लास में हम देखेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तटीय मैदान तो ये हो ही जाएगा पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के पश्चात, ठीक है। उसके पश्चात क्या बनेगा, द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार पढ़ेंगे और साथ ही लक्षद्वीप। ठीक है, इन दो द्वीपों के बारे में भी चर्चा करेंगे द्वीप समूहों में। तो उसके पश्चात हमारा ये जो हमारा भौगोलिक स्वरूप है भारत का, उसकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो अगली क्लास आने वाली है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, द्वीप समूह और तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब चीजें हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण है। नदी डेल्टा कौन कौन सा, ये सब चीजें हम जानेंगे, तो हमने उसको पढ़ना है, अगली क्लास में हम उसको देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा द्वीप समूह के साथ साथ ये पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसका महत्व क्या है, क्यों ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ से लावा निकला तो ऊंचाई कहाँ होगी इसकी, ज्यादा इस ओर होगी। ठीक है, यहाँ तो हल्का हल्का फैला, तो इसलिए इसको इधर इस ओर क्या है, कम ऊंचाई है, पूर्व की ओर कम ऊंचाई, मतलब माना ये है। तो यहाँ आपको हल्का ज्यादा ऊंचा मिलेगा, नीचे को आपको ढलान मिलेगा, पूर्व की ओर ढलान है इसका। ठीक है, ढलान कैसे है, पूर्व की ओर ढलान है इसका, मतलब पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व में कम ऊंचा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अगली क्लास में इसको जानेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा, कल आपका 3 बजे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट होना है। 3 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होना है। और आज का आपका होमवर्क है मैप, मैप देखना है, जो रोजाना की भांति देखना है। दूसरा आज का आपका होमवर्क है, जितना भी मैंने अभी तक करा रखा है मैप के जरिए, ठीक है, जितना भी अभी तक मैंने मैप के जरिए करा रखा है, और ये जो क्लास करा रखी है इसमें भी जो मैप के जरिए समझा रखा है, उसमें उसको अपने मैप में पूरा मैप लेकर स्वयं से समझना है, स्वयं से भरना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देश के साथ सीमा बना रहा है। मैप देखो ना, मैप देखने से तो जियोग्राफी समझ में आती है ना। तो अगली क्लास आपकी जो आएगी, मैंने आपको बता दिया, अगली क्लास में आपको द्वीप समूह पढ़ेंगे, साथ ही पूर्वी पश्चिमी घाट भी हम देखेंगे। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी घाट, द्वीप समूह, तटीय मैदान, सारी चीजें अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। तो अगली क्लास हमारा भारत का भौगोलिक स्वरूप की अंतिम क्लास होगी, और साथ ही उसके साथ साथ मैं आपको मैप की क्लास भी उपलब्ध कराऊंगा। हो सकता है आज शाम को ही उपलब्ध करा दूं यदि पेपर बन जाएगा तो। ठीक है, तो उसमें हम क्या जानेंगे, जो मैप की क्लास है, मैप की क्लास में देखो हम पूरे भारत की पर्वत श्रेणियां देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पर्वत श्रेणियां छोड़ रखी हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है, असम में जो पर्वत श्रेणियां है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, वो सब हमने छोड़ रखे हैं। ठीक है, नागालैंड में कौन सी है, कहाँ पर कौन सी, वो सब हमने अभी छोड़ रखे हैं, तो उसको भी हम उसमें चर्चा करेंगे। और जो दक्षिण भारत में चोटियां हैं उनको भी उसमें देखेंगे। ठीक है, गुजरात में कौन सी चोटियां हैं उसको भी देखेंगे। तो सारी पर्वत श्रेणियां इसमें एक बार आ जाएंगी, तो आपका एक कंप्लीट मैप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। प्लस प्रमुख पर्वत, चोटियां मतलब, और प्लस दर्रे, ये मैप की क्लास आएगी आपके लिए। ठीक है, जैसे ही समय लगेगा आज या कल में ही आपको लिए क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना आज का आपका होमवर्क आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, होमवर्क और कल प्रैक्टिस सेट आपने जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, और करंट अफेयर्स देखो रोजाना नोट करते रहिएगा। कुछ बच्चों का एसआई के लिए आ रहा है लगातार। ठीक है, तो एसआई में देखो जीएस आपको यहाँ पर मिल ही रहा है, कंप्लीट जीएस में आपको करा रहा हूँ, प्लस करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, प्लस उत्तराखंड, ये तीनों आपको मिल गया। बाकी देखो अन्य माध्यम भी है, मैथ्स वगैरह, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अलग से क्लासेस चलाना तो उचित है नहीं, अलग से क्लासेस, क्योंकि यही चीजें वहां भी पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें यहाँ पर हम छोड़ देंगे उसको मैं एसआई के लिए आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।